स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी करने के लिए एक सिंपलेस्ट रास्ता दे रहा हूँ। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं उनके मैकेनिज़म्स, राइट, और जो वाजिब डिटेल है फॉर +2 लेवल और कंपटीशन के रिगार्डिंग वो आपको देने जा रहा हूँ। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट में आपको हेडिंग मिलेगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसमें आपको स्टेप वाइज सारी रिएक्शंस जो किसी भी तरह से आपको चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो सारी वहाँ मेंशन होगी। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन से जिसका नाम है डोज प्रोसेस। ओके, देखिए ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ये क्लोरोबेंजीन है और देखिए इस बेंजीन रिंग से, इस कार्बन से जो हैलोजन अटैच्ड है उसके पास लोन पेयर है। इसको हम देखिए ये नॉन बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो आप देख सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे पड़े हैं। देखिए लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। जिसमें ये सिस्टम होता है उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। सो देयर इज कॉन्जुगेशन, राइट। इस कॉन्जुगेशन के कारण यहां पे रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस इसमें मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। सो अगर क्लोरोबेंजीन ऐसे है तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ये ऐसे हो सकते हैं तो इसकी जो थर्ड स्ट्रक्चर होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, मैं उसका यहां बॉन्ड बना रहा हूं और ये पाई क्लाउड इस कार्बन के पास लेके आ रहा हूं। जब ये मैं पाई क्लाउड इस कार्बन के ऊपर लेके आऊंगा, रिमेंबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हुए जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि वो ऑक्टेट रूल ओबे होना चाहिए। ओके, मींस कार्बन है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 तो होने चाहिए ना। अब देखिए मैंने क्या किया। रिमेंबर हर कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, ओके, जो हम यहां रिप्रेजेंट नहीं करते। मैंने ये नॉन बॉन्डिंग पेयर यहां रख दिया, ये पाई क्लाउड इधर आ गया। ओके, इससे क्या हुआ, कार्बन मेरा यहां ऑक्टेट के कहने का मतलब था ये कार्बन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है 3 और एक लोन पेयर। इज दैट क्लियर? क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो नहीं ना हो सकते, इसीलिए इस पाई क्लाउड को यहां लेके आना पड़ना था। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये यहां आ गया और ये पाई क्लाउड इस कार्बन के पास आ गया। उससे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड सी। जैसे ही क्लोरीन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आया हमने इसको पॉजिटिव साइन दे दिया। यू कैन चेक दिस। ओके, अब ये इधर आएगा और ये पाई क्लाउड इस कार्बन के पास। सो यू कैन सी दिस थिंग कि ये फाइनली इट कम्स हियर और ये वापस चला गया। सो मेरे पास क्लोरोबेंजीन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ओके, तो आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन, जो +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। क्लोरोबेंजीन शोज रेजोनेंस। इसकी 5 स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ की हैं। ये थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ओके,
तो जो क्लोरो रेजोनेंस का मतलब है कि क्लोरोबेंजीन इनमें से कोई भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन इसका हाइब्रिड है। ओके, तो जब आप इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, 5 में से 3 स्ट्रक्चर के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इट मींस इस क्लोरोबेंजीन में हमारे पास यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ओके, अब सवाल ये होता है कि ये क्लोरोबेंजीन है, हमें दिखता है कि क्लोरोबेंजीन में यहां सिंगल बॉन्ड है, पर जब उसकी हमें नॉलेज मिलती है तो समझ में आता है नहीं, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब मैं इसको हाइड्रोक्साइड आयन से ट्रीट कर रहा हूं। हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, व्हाट इज दैट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, राइट। अब ये हैलाइड है, क्लोराइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां सवाल बनता है कि क्या यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इस बात को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl। ये क्लोरोएल्केन्स है। अगर हम क्लोरोएल्केन्स को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, राइट, और व्हाट हैपेंस, इसको थोड़ा हीट करते हैं, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ओके, इसके पोलर होने के कारण ये रिएक्टिव है, और हेलाइड एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, एंड हेलाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, मींस इसकी पॉजिटिव चार्ज के लिए रिक्वायरमेंट अट्रैक्शन उतनी नहीं है। इसीलिए व्हाट विल हैपन, अगर हम एक उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाएगा, जिससे CH3OH बन गया, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल था वो बाहर आ गया। ओके, सो इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे लिए सबसे बेसिक बात है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो क्लोरोमीथेन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस क्या होगा, हेलाइड गुड लिविंग ग्रुप है, ये हेलाइड बाहर आ जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको रिप्लेस कर देगा। इसीलिए क्योंकि एक वीकर न्यूक्लियोफाइल बाहर जा रहा है और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब मेरा सवाल यहां पे ये था कि ये क्लोरोमीथेन है या हेलो एल्केन है, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली होती है, बहुत इजीली होती है। ये हम ये कह दें कि एल्काइल हैलाइड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन इजीली कर सकते हैं। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एल्काइल हैलाइड से हम इजीली अल्कोहल्स बना सकते हैं, इनसे हम ईथर्स बना सकते हैं, इनसे हम नाइट्राइल्स बना सकते हैं, इनसे हम आइसोसायानाइड बना सकते हैं, इनसे हम एमाइंस बना सकते हैं, इनसे हम नाइट्रोएल्केन्स बना सकते हैं, इनसे हम थायो अल्कोहल बना सकते हैं, इनसे हम थायोल्स बना सकते हैं, इनसे हम एस्टर्स बना सकते हैं। मीन आई वॉन्ट टू से alkyl halides are the synthetic tools in the hands of a chemist। हम इससे कोई भी ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करवा सकते हैं। तो ज़रूरत क्या होगी, हमें यहाँ पहुँचना आना चाहिए, वहाँ से सब्स्टिट्यूशन करके हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आता है हेलोएल्केन्स, वो हम सिंपली इसीलिए करवा रहे हैं कि आपको बतलाएं कि हेलोएल्केन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसी टॉपिक में जो दूसरा इसका पार्ट आएगा वो हेलोएरीन्स होगा। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर हेलोएल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है इस पोलैरिटी के कारण, तो क्या हेलोएरीन्स, ये हेलोएरीन है, उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी? राइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर +2 लेवल। माई आंसर इज नो, हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी फेवरेबल नहीं है। इस बात को हम बहुत सारे पॉइंट से मेंशन करते हैं, बट जो एक
सूटेबल पॉइंट अभी जिसको मैं इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं वो ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड फीचर आ गया। इस पार्शियल डबल बॉन्ड फीचर के कारण इस सीसीएल बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी नहीं है जितना इजी हमारे पास हैलो एल्केन्स में है, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जस्ट लाइक बेंजीन, राइट, एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी आप मेरे लेक्चर्स में सुनेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, हक्कल रूल जिसको कहते हैं, जिसमें पाई क्लाउड कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड होता है और मॉलिक्यूल या स्पीशी प्लेनर होता है। ओके, तो इस क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस फेवरेबल है, पर सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल है। सब्स्टिट्यूशन वाई? क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर वापस आ रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके कारण वहां इलेक्ट्रॉन, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको कौन अटैक करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसीलिए बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, रेजोनेंस के कारण स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने के कारण चाहे उनमें डबल बॉन्ड्स हैं पर उनमें एडिशन रिएक्शन लेस फेवरेबल होती है, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो कॉन्जुगेशन है, वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है, इसीलिए एडिशन फेवरेबल नहीं होती। तो क्या फेवरेबल होता है उनमें? सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल होती है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाता है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, H पॉजिटिव बाहर जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप बात को समझना शुरू कर देंगे कि मैंने डोज प्रोसेस की बात की है। क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं है, पर यहां मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, इस क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा से ट्रीट करता हूं। C 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वेरी हाई प्रेशर। ओके, एंड आई एम रिप्लेसिंग दिस Cl नेगेटिव विद OH नेगेटिव। सो आई एम डूइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट डिफ्रेंशिएटेड। यहां मैंने आराम से सब्स्टिट्यूशन शो कर दिया, बट यहां मुझे ड्रास्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ रही है। सी दिस 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब अंडर नॉर्मल कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट फेवरेबल, बट एट हाई टेम्परेचर यस, एंड ड्रास्टिक कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो यहां क्लोरोबेंजीन से पहले सोडियम फेनॉक्साइड बना है, सॉल्ट बना है, और उसको हमने एसिड से ट्रीट करके वापस फिनॉल बनाया। सो अ वेरी गुड रूट टू गेट फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, इस प्रोसेस को हम डोज प्रोसेस कहते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब आपको मैंने यहां क्लियर कर दिया है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हैलो एल्केन में कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, एंड हैलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं होती, इसीलिए ये स्पेशल एग्जाम्पल नजर आ रही है जो ड्रास्टिक कंडीशन में कर रहे हैं, तो यहाँ इसको इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है। अदरवाइज एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलो एरीन्स। अब मैंने क्लोरोबेंजीन नहीं लिया, अब क्या लिया है? 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, 4-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और सिंपली 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन। ओके, इसमें ये आपको मैं बतला दूं, नाइट्रो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग क्या होगी? एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को कौन अटैक करता है? जिसको जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, राइट। तो कौन इलेक्ट्रॉन रिच? जो इलेक्ट्रॉन रिच है उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। सो आई मीन टू से सी, यहां 443 केल्विन पे मैं सेम रिएक्शन कर रहा हूं, पहले 623 केल्विन था। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली
NO2 जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, उसके लगाने से टेम्परेचर कम हो गया, राइट, प्रेशर का जिक्र नहीं किया है, और Cl नेगेटिव को OH नेगेटिव से इजीली रिप्लेस कर दिया है। ओके, अगर मैं अब 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन लूं, दो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, कहां लगे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अब आप देखिए 368 केल्विन और भी कम टेम्परेचर जिस पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है, Cl नेगेटिव OH नेगेटिव से रिप्लेस हो गया। अब यहां देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको हम पिक्रिल क्लोराइड कहते हैं, दिस इज पिक्रिल क्लोराइड। ये सिंपली 323 केल्विन। और भी इंपॉर्टेंट बात, OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। वाटर OH नेगेटिव के कंपैरिजन में बहुत वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वाटर की प्रेजेंस में ही सब्स्टिट्यूशन हो गया 323 केल्विन। इट मींस यू कैन इमेजिन कितना फास्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सो मैं यहां जिस बात पे पहुंचना चाह रहा हूं, जहां तक आपको लेके जाना चाहता हूं, हेलोइरीन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं होती है। उसमें से एक रीजन दिया है मैंने, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, दूसरा रीजन क्या दिया? इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? ओके, और अगर आप यहां देखिए कि अगर आप हेलोइरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल करना चाहते हैं तो क्या करें? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, राइट। उससे क्या होगा? बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होना शुरू हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी फास्ट होगी। ओके, आप देख सकते हैं। अब यहां से देखिए, इसमें सबसे फास्ट है। अब अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव सम दिया जाए, एक क्लोरोबेंजीन है, एक 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन है, एक 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन है, और तीसरा 1-chloro-2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजीन है, या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट किस में है? ऑब्वियसली इसमें। या सबसे कम किस में है? ऑब्वियसली इसमें। या उनको अरेंज करिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। नाउ यू कैन इजीली आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, तो एक टॉपिक को पकड़ा, उसको पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन किया। सारी स्टोरी कहां से खुलती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यहां देखिए, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां मिल रही है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। यहां दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन है, यू कैन चेक दिस, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। और मैंने जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहां लगाया है? सी, पैरा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ऑर्थो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ये देखिए, यहां सारी ऑर्थो पैरा पे। ओके, इसका मतलब यहां मैंने इफेक्ट देखा कि विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगाने से मुझे बेनिफिट मिला? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने खींच ली है। अगर आप मेटा पोजीशन पे देखें, ये मेटा पोजीशन होती है, ये वाली। क्या इन पांचों में से किसी स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? आंसर इज नो, किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो क्या मैं मेटा पोजीशन पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को इफेक्ट करेगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगाता हूं, मेटा पे लगाने का मतलब आई टेक दिस ग्रुप, ओके, 3-nitrochlorobenzene. Will this affect nucleophilic substitution rate? Answer is no. और बहुत कम, मीन्स थोड़ा सा इंडक्शन इफेक्ट का असर होगा, बट जितना रेट ऑर्थो एंड पैरा में विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हुआ है उतना नहीं होगा। ओके, मीन्स अगर मैं मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में कंपेयर करूं तो मैं ये कहूंगा कि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का रेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज़्यादा होगा, ठीक है, बट इनके मुकाबले में बहुत कम। रीज़न, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, रेजोनेंस नहीं शो होती, राइट। इसीलिए यहां अगर कोई इफेक्ट नज़र आएगा तो उसको हम -I इफेक्ट कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, अकेला। जबकि
ऑर्थो एंड, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में दिखाऊंगा, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बाय रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल हो रही है, बाय रेजोनेंस भी हो रही है और बाय इंडक्शन इफेक्ट, दोनों इफेक्ट हैं वहां पे, राइट। -r and -i effects are observed at ortho and para position in these cases, बट यहाँ सिंपली -i इफेक्ट है, सो जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये था इफेक्ट ऑफ विड्रॉ ग्रुप्स अटैच टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ +2 लेवल और +2 से अबव लेवल खत्म हो जाता है। जो बच्चे अब कंपटीशन के लिए इस रिएक्शन को देखना चाहते हैं उनके लिए प्लीज़, अगर +2 तक ध्यान है तो इसको मत देखिए। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये क्लोरोबेंजीन है, मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहा हूँ डोज प्रोसेस का। इस मैकेनिज्म को हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं, राइट। सो डोज प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट है वो बेंजाइन है, राइट। बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन। तो बेस की प्रेजेंस में Cl एंड H दोनों ग्रुप्स बाहर चले जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस ने इसको HCl को एलिमिनेट करना है, जिससे यहां ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। सो वी आर गेटिंग दिस इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं जो रिएक्शन के दौरान बनते हैं। ओके, ये बेंजाइन इज अ इंटरमीडिएट। नाउ आप देखिए मेरी एरो की डायरेक्शन कि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जा रहा है एरो उसकी तरफ होता है। ये देखो, ये इधर मैंने डाला है। अब H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रहेंगे, इसलिए एरो की डायरेक्शन इधर है। तो ये बात का ध्यान हमने बहुत ज़रूरी रखना है। तो यहाँ से HCl जो है वो बाहर आ गया है और हमारे पास बेंजाइन बन गया है। अब न्यूक्लियोफाइल कौन था? OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, इन दोनों में से किसी पे अटैक करवा सकते हैं। अब देखो ये लोन पेयर है ना इसके पास, तो ये लोन पेयर यहाँ आया तो ऑब्वियसली मैंने देखिए इस एरो को ऐसे देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ रहा है, तो जहाँ भी पेयर का डायरेक्शन होगा वहीं एरो का डायरेक्शन होगा। ये जैसे आप देखिए ये पेयर इधर था इसीलिए एरो इधर था, ये पेयर इधर आ रहा था इसलिए इधर आ रहा है। अब ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन का बना है ये इधर आ रहा है, राइट, इसलिए एरो इधर है। तो OH नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब आराम से देखिए, ओके। देन जो वाटर था उसका H पॉजिटिव, अब OH वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच रहा है इसलिए एरो इधर है। अब ये लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो इसीलिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इसको। तो व्हाट डू यू गेट? फिनॉल। ओके, अब फिनॉल एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, इसका एसिडिटी कांस्टेंट 10⁻⁻10 की रेंज में होता है। यहां लिखना है एसिडिटी कांस्टेंट 10⁻⁻10। अब बेस है और ये एसिडिक मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली बेस की प्रेजेंस में उसका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, जो यहां पे मैंने सॉल्ट बनाया था, राइट। तो अब सवाल हो सकता है भी हमने सीधा ये क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न ये है कि जब फिनॉल बनेगा वो एसिडिक मॉलिक्यूल है, वीक एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट बनाता है, इसीलिए यहाँ सॉल्ट पहले बना है और फिर उसको एसिड में ट्रीट करके हमने वापस फिनॉल बनाया है। तो ये था आपका पूरे का पूरा डोज प्रोसेस। प्लीज़ इसको बार बार स्टडी करिए। मैं आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी को इसी सिंपलेस्ट बेसिस पे आप तक लेके आऊँगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करने से ही आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। मेरी प्लेलिस्ट में जाके ऑर्गेनिक रिएक्शंस का पार्ट होगा, उसमें आपको हर तरह की रिएक्शंस विद मैकेनिज्म, विद योर +2 रिक्वायरमेंट और कंपटीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सिंपलेस्ट वे से मिल जाएगी। थैंक यू।